नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे नॉकआउट न्यूज। करप्शन की इमारत की काली कहानी के अंत की बात सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धुआं धुआं हुई गगनचुंबी इमारतें। नोएडा के ट्विन टावर 9 सेकंड्स में जमींदोज हो गए। 29 मंजिला सियान और 32 मंजिला एपेक्स टावर मलबे का ढेर बन गए। कई किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ धूल का ये गुबार फैला रहा। इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और टावर गिराने का नजारा देखने के लिए कुछ देर के लिए जैसे पूरा शहर, पूरा प्रदेश और पूरा देश ही थम गया था। दुनिया भर में इसकी चर्चा थी। नोएडा के ट्विन टावर्स आज पूरा दिन चर्चा का विषय रहे। 3 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे और घरों की छतों से लोगों ने ये पूरा नजारा देखा है। हर किसी को इस धमाके की आवाज सुनाई दी। बिल्डिंग के गिरने का हर किसी को इंतजार था। इस धमाके के साथ बिल्डिंग गिरने के नजारे को लोगों ने खूब रोमांच से देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गृह राज्य गुजरात के दौरे पर नजर आए। गुजरात की धरती पर लोगों को मेरा नमन, इससे उन्होंने शुरुआत की। शनिवार और रविवार के गुजरात दौरे में कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। पीएम मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, कईयों को लोकार्पण किया। भुज में आज स्मृति वन स्मारक का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर पीएम ने कहा, गुजरात के लगातार विकास के लिए हम वचनबद्ध हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक को लेकर कहा, ये इमारत आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। 13,000 लोगों की याद में भुज में बना स्मृति वन और स्मारक। और इस अवसर पर पीएम बोले, भुज का ये स्मृति वन दुनिया में सबसे बेहतरीन है। गुजरात आने वाले सभी लोग स्मृति वन जाएं। स्कूली बच्चे भी यहां पर जरूर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। हर घर तिरंगा और आजादी के अमृत महोत्सव पर यह मन की बात हुई। पीएम ने कहा, तिरंगा फहराने के लिए लोग खुद आगे आए। तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आइडियाज निकाले। इंदौर में तो लोगों ने मानव श्रृंखला से देश का नक्शा बनाया। तिरंगा अभियान से हमने पूरे देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। अमृत महोत्सव में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। समय निकालकर स्वराज कार्यक्रम को भी जरूर देखें। आजादी का अमृत महोत्सव अगस्त 2023 तक चलेगा, ये भी उन्होंने कहा। पूर्वजों का ज्ञान आज भी सार्थक और अहम है। पीएम ने मन की बात में इसका भी जिक्र किया और अमृत सरोवर पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में जल संरक्षण का महत्व बताया गया है। अमृत सरोवर का निर्माण जन आंदोलन बन गया है। ललितपुर में बना अमृत सरोवर लोगों को आकर्षित कर रहा है। अमृत सरोवर अभियान हमारी समस्याओं का समाधान है, प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा, कई जगह पुराने जलाशयों का इससे कायाकल्प हो रहा है। पीएम ने अभियान में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित किया। बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित मोदी ने कुपोषण पर भी मन की बात की। आज मेरा बच्चा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की और कहा कि मध्य प्रदेश में मेरा बच्चा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से कुपोषण कम हुआ है। हम सभी को इससे जुड़ना चाहिए। कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में जागरूकता की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया और यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे खान पान में मोटा अनाज मिलेट्स ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पीएम ने अधिक से अधिक मोटे अनाज को अपनाने की बात कही। और अब इशारों में झलके नितिन गडकरी के दर्द की बात कर लेते हैं। रिचर्ड निक्सन के कथन का हवाला देते हुए यहां पर नितिन गडकरी का दर्द छलका। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो वो खत्म नहीं होता, लेकिन जब वो हार मान लेता है तो वो खत्म हो जाता है। किसी को भी इस्तेमाल करो और फेंको के दौर में हमें होना शामिल नहीं चाहिए। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, एक बार जब किसी का हाथ थाम लें तो छोड़ना नहीं चाहिए। और उधर तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राजनीति हो रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने सफाई दी है। बोले, एनईपी का विरोध नहीं, ये मीडिया की अटकलें और कोरी कल्पना है। ऐसा कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु ने नहीं किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध। तमिलनाडु सरकार ने कुछ मामलों में विचार के लिए सिफारिशें जरूर दी हैं। तमिलनाडु ने एनईपी पर जो सिफारिशें दी हैं उन पर चर्चा जरूर की जाए।
और उधर दिल्ली के लंदन मेकओवर पर केजरीवाल को रिमाइंडर दिया गया है। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा और केजरीवाल की सोशल मीडिया पर जुबानी जंग थम नहीं रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का दावा है, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय राजधानी की तुलना छोटे शहरों से करते हैं क्योंकि वह इस जगह को लंदन या पेरिस जैसा मेकओवर देने में विफल रहे हैं। केजरीवाल के असम का दौरा करने की मंशा पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें असम का दौरा याद आया है, न कि तब जब राज्य बाढ़ जैसे संकट से गुजर रहा हो। इससे पहले स्कूल बंद करने पर भी हेमंता को केजरीवाल ज्ञान दे चुके हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर भी दोनों के बीच सोशल जंग लगातार जारी है। हेमंता की पत्नी पर सिसोदिया भी कई अनियमितताओं के आरोप लगा चुके हैं। और एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर से तेज हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात की चर्चा हो रही है। 30 अगस्त को दिल्ली में यह मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता इस पर चर्चा कर सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान पीएम से मंत्रिमंडल पर चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। एमपी में विधानसभा मानसून सत्र से पहले भी विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार से आ रही शिक्षकों के लिए खुशखबरी की बात अब करते हैं। लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी ये है कि मध्य प्रदेश में 18,000 चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति मिलेगी। 4 साल से इंतजार कर रहे शिक्षकों को सीएम शिवराज तोहफा देने जा रहे हैं और भोपाल के जम्बूरी मैदान पर 4 सितंबर को कार्यक्रम होगा और इसी आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी हो रही है एमपी सरकार में। जी हां, यहां पर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 65 वर्ष हो सकती है। पदोन्नति पर रोक घटते कर्मियों की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। सरकार सेवानिवृत्ति आयु जो है उसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने इसको लेकर अनुशंसा की है और इसी के साथ अर्धवार्षिक आयु जो है वो 62 से बढ़ाकर 65 करने पर यह अनुशंसा की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले इस पर कोई निर्णय भी लिया जा सकता है। और झारखंड की राजनीति में आयोग की चिट्ठी से बड़ा धमाका हुआ है। चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद ईडी अब बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ईडी के निशाने पर झारखंड के कई दिग्गज हैं। जानकार सूत्रों ने इस चीज का खुलासा किया है। झारखंड में राजनीतिक संकट का संबंध सियासत से नहीं है, इसके तार कहीं ना कहीं ईडी से जुड़े हैं, ईडी की जांच से भी जुड़े हैं। शायद यही कारण है कि ईडी भी राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही सियासत करवट बदलेगी, ईडी की सक्रियता भी देखते ही बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं को सीख सामने आई है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में बोले योगी, कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम काम शुरू होने से पहले ही परिणाम की चिंता करते हैं। सफलता पाने के लिए काम की अच्छी शुरुआत तो करो। अच्छी शुरुआत के लिए खुद को तैयार करो। शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखें। सीएम योगी ने कहा, शिक्षा से साथ ही स्वास्थ्य पर भी काम लगातार जारी है। और डॉन के करीबियों पर ईडी के शिकंजे की अब बात करते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के परिजनों पर ईडी का शिकंजा है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के विदेश जाने पर रोक लग चुकी है। ससुर और साले के साथ गाजीपुर के 1 दर्जन प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिस दिया गया है। कुछ सराफा कारोबारियों को भी ईडी ने नोटिस भेज दिया है। 12 स्थानों पर ईडी छापेमारी कर चुकी है। कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन अब तक अंसारी की पत्नी का नोटिस के बाद भी कोई बयान नहीं आया। और यूपी में सरकारी नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कवायद तेज हो चुकी है। यहां पर आपको बता दें, 79 उपजातियों का 27% कोटे के तहत प्रतिनिधित्व है या नहीं, इस पर मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने विभागों से आंकड़े मांग लिए हैं और इन आंकड़ों की मांग की गई है जनवरी 2010 से मार्च 2020 तक। ओबीसी की नियुक्तियों के आंकड़े ग्रुप ए और ग्रुप डी तक सभी पदों के आंकड़े उपलब्ध कराने की अपील की गई है। ब्यूरो से पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये पूरी जानकारी मांगी है। जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने भारतीय निर्वाचन आयोग से अब अनुमति मांगी है।
वो किस लिए? आईएएस रीना बाबा कंगाले ने विभाग वापस लेने की इजाजत मांगी है। कंगाले से महिला बाल विकास विभाग लेने की इजाजत मांगी गई है। जानकारों की माने तो विभाग देने के लिए इजाजत मांगी जाती है, अनुमति मांगी जाती है। विभाग लेने के लिए अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। महिला बाल विकास विभाग में कामकाज प्रभावित है और फाइलों का अंबार लगा हुआ है। और अब घूस में मांगे गए फर्नीचर की बात करेंगे, उस पैसे की मांग करेंगे जिसके एवज में बुलडोजर चलवा दिया गया। जी हां, मुरादाबाद प्रशासन से जुड़े एक आला अधिकारी के प्रकरण में सौंपी गई रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसके मुताबिक एडीएम प्रशासन की जांच रिपोर्ट को डीएम ने शासन को भेजा और एडीएम प्रशासन सोमवार को मंडलायुक्त को इस जांच रिपोर्ट को सौंप देंगे और रिपोर्ट में निलंबित अफसर सहित कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। दरअसल फर्नीचर कारोबारी से आला अफसर ने करीब 2.5 लाख का फर्नीचर लिया और फर्नीचर के जब पैसे मांगने पर आए तब अफसर ने कारोबारी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। अब बर्फीले रेगिस्तान में साइकिलिंग वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। माउंटेन बाइक साइकिल एलिमिनेटर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा लद्दाख। 4 सितंबर को बर्फ के रेगिस्तान में प्रतियोगिता होगी। आयोजन का लुत्फ लेने के लिए 20,000 खेल प्रेमी जुट सकते हैं। लद्दाख में 25 पेशेवर एमटीबी रेसर देंगे दुनिया भर के रेसर्स को चुनौती और 120 देशों में ये पूरा वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण होगा। 2.5 मिलियन दर्शक घर पर बैठे देख सकेंगे सीधा प्रसारण और प्रतियोगिता से पहले रेसर्स को कम ऑक्सीजन में अभ्यास करना होगा ताकि प्रैक्टिस हो सके और यहां मोटर बाइक छोड़ साइकिल को अपनाने का दुनिया भर को इस प्रतियोगिता के जरिए संदेश दिया जाएगा। और अब सीईओज के भटकते मन की बात कर लेते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओज के एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि लंबे समय तक एक कंपनी में सीईओज अधिकतर तक टिकते नहीं हैं। 2019 में 220 सीईओज के सर्वे के बाद 90 सीईओज ने नई कंपनियों का दामन थामा, यह हकीकत सामने आई है। और बैंकिंग की बात करें तो 59%, कंज्यूमर रिटेल की बात करें तो 51%, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो इसमें 49% इस्तीफे हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में एनएसई कंपनियों के करीब 200 सीईओज ने अपने पद छोड़े हैं और इनमें से 27 तो ऐसे हैं जो 1 वर्ष से भी कम पुराने समय में नहीं रहे कंपनियों में और कंपनियों में 5 वर्ष से कम समय तक टिके सीईओज की गिनती 119 है, जबकि केवल 17 सीईओज ऐसे हैं जिन्होंने पूरा किया है अपना 10 वर्ष का कार्यकाल। और अब चाइना की एक और साजिश जिसकी बेनकाब होने की कहानी आपको सुनाते हैं। फटाफट लोन के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का चीनी रैकेट सक्रिय है और इसी रैकेट के जरिए भारतीयों के 2 लाख करोड़ रुपए चीन भेजे गए हैं। आपको बता दें, देश में मनी लॉन्ड्रिंग का संभवतः यह सबसे बड़ा मामला है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह आंकड़ा अभी तो शुरुआती है, असल में इसके और भी कई गुना अधिक परिणाम हो सकते हैं और भी कई गुना अधिक राशि हो सकती है। तेलंगाना, यूपी, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और ओडिशा सरकार ने इसकी शिकायत दी थी। गृह मंत्रालय को इन सभी राज्यों से चीनी साजिश की शिकायत मिली है। लोन ऐप से निजी डेटा में सेंध लगाकर ब्लैकमेलिंग से वसूली की शिकायत हुई है और इन्हीं शिकायतों के बाद गृह मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी थी और कनेक्शन जो चीनी कंपनी है, चीनी कनेक्शंस हैं, उस कनेक्शन वाली तमाम कंपनियां दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु के पते पर रजिस्टर्ड बताई जा रही हैं। जांच एजेंसियों ने चीन के इस खेल में 300 ऐप शामिल होने की भी पुष्टि कर दी है। भारत 24 के आकलन की बात करते हैं। गुजरात के संभावित चुनावी परिणाम को लेकर आकलन किया गया। गुजरात में एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। नरेंद्र मोदी के चेहरे और अमित शाह की रणनीति से यह सरकार बनेगी। आज भी मोदी और शाह के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। भाजपा को 109 और कांग्रेस को 68 सीटें मिलने के आसार हैं। शेष 5 सीटें निर्दलीय और अन्य को जा सकती हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई चांस